Hello everyone, I hope you all are doing well. So, welcome back to our channel. तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है द लिविंग वर्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ड जो कि हमारे क्लास 11th की सॉरी एक सेकेंड द लिविंग वर्ड, ठीक है, जो कि हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है विच इज़ कॉल्ड द लिविंग वर्ड। तो आज हम उसके बहुत इंपॉर्टेंट MCQ देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टोटल 32 MCQs हैं, जिसमें से आपके कुछ कुछ PYQs भी मैंने ऐड किए हैं। PYQ ऐसे PYQ जो कि आपके UPC नेट, ठीक है, UPC नेट के एग्ज़ाम में आए हैं, एम्स BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में आए हैं। तो आप ये चैप्टर के जो भी हमारा लिविंग वर्ड चैप्टर है, इसका ये जो 32 MCQ मैं लाई हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप एम्स BSc नर्सिंग और UPC नेट जो यूपी में BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या फिर जो GNM के लिए एग्ज़ाम होता है, आप उसको बहुत ही आराम से कर सकते हो क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हैं और ऑल्सो इंक्लूडिंग योर PYQs। आई ऑल्सो इंक्लूड योर PYQs। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। आई विल रीड द इंग्लिश एंड अगर कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा है तो आप देख सकते हो बच्चे नीचे जो भी क्वेश्चन है वो हिंदी में भी है। ठीक है, वो हिंदी में भी है तो आप इसको हिंदी में रीड कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस भी हिंदी में है तो आप अपने अपनी लैंग्वेज में, ये जो भी PDF मैंने बनाया है ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज जो भी आप प्रेफर करो हिंदी और इंग्लिश यू कैन। ठीक है, और मैं चलिए स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं। आप एक मेरी बात मानो, सबसे पहले एक रफ और एक पेज और एक पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लगाया है और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो जितनी देर में मैं क्वेश्चन रीड आउट करूँगी, ऑप्शंस रीड आउट करूँगी, उतनी देर में आप क्या करोगे, आप खुद से पढ़ के या फिर आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ के आप उसमें पहले का ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B या फिर ऑप्शन नंबर C, ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर D, थर्ड का ऑप्शन नंबर B, ऐसे करके आप लिख लो। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊँगी तो आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि आपने सही किया या नहीं। तो आपको देखना है कि टोटल 32 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। ठीक है, तो आपको खुद को अपने आप को मार्किंग देनी है 32 में से। ठीक है, और लास्ट में जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, मैं यही बोलूँगी कि लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, कि आपको कितने स्कोर मिले आउट ऑफ 32। I will definitely read your comments and I wait for your comments. So please आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी हमारा ये ऑप्शन 4 है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और सेल्फ मूवमेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब ये है बेटा कि क्या है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा ग्रोथ सॉरी रिप्रोडक्शन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, फिर ग्रोथ, तो ग्रोथ भी हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। आपने अपनी NCERT में माउंटेन्स का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, तो जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देन वी हैव मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो जो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन होती है।
मेटाबॉलिज्म कैसी रिएक्शन होती है? मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन होती है दैट इंक्लूड्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या इंक्लूड करती है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए, हमारी नॉर्मल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, फिर हम सेल्फ मूवमेंट की बात करें तो ये भी हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, क्या तुमने कभी देखा है पेड़ को मूव करते हुए? नहीं ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स मूव नहीं करते। ठीक है, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आई होप कि जैसा मैंने आपको बताया आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे और आपने ऑप्शन सी लगाया होगा हमारे पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, next now move to the next question, that is question number 2. And the question number 2 says the process of classification of living organism into the groups। मतलब कि ऐसे कौन सा प्रोसेस है जिससे जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो फटाफट से आप अपना आंसर लगा लो, फिर मैं बताती हूँ। तो ऑप्शंस है सिस्टमैटिक्स, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी और कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो जो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस होता है जिससे जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे करते हैं? उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पे करते हैं और डिफरेंसेस के बेसिस पे करते हैं। हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, हम ग्रुप डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे पास सिमिलर वन है हम ग्रुप डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास सिमिलर है उसको हम एक जगह रखेंगे और जो डिफरेंट है उसको हम एक जगह रखेंगे। तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है आपके टैक्सोनॉमी के अंडर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स इज टैक्सोनॉमी। ठीक है, आई होप कि आप सबका भी आंसर सही आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी था बेटा। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी द लिविंग वर्ड चैप्टर है उसमें आप यही पढ़ते हो। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, now the question number 3, which is again very easy question. The scientific name of housefly is, everyone knows, that is musca domestica। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है। तो इस चैप्टर में साइंटिफिक नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम्स जो पूछ लेते हैं, मैंगो का, हाउस फ्लाई का। ठीक है, और कुछ से हैं जो आपकी बुक्स में, मेनली आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये देखो फिर से आ गया एक साइंटिफिक नेम, द मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो या तो वो आपसे पूछेंगे कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो वो तो हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, और या फिर इस तरह से लिख के पूछेंगे कि मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो दैट इज मैंगो। ठीक है, तो मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम किसका है? मैंगो का। और इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था कि हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या था? दैट इज मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ओके। द फिफ्थ क्वेश्चन इज which taxonomic aid contain information for identification of names of species found in an area। ठीक है, an area। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉमनली किस पे मेनली किस पे फोकस करना है? दैट इज एरिया पे। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा टैक्सोनॉमी एड है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एरिया। जो एक एरिया में जितने भी स्पीसीज फाउंड होते हैं, ठीक है, उनका इंफॉर्मेशन किस में होता है? तो उनका इंफॉर्मेशन किस में होता है? दैट इज़ मोनोग्राफ, मैनुअल, कैटलॉग और हर्बेरियम। किस में होता है? आई होप आप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मैनुअल। ठीक है, मैनुअल
contains information for the identification and names of the species found in a particular area. ठीक है, तो मैनुअल हमारा ऐसा होता है जो आइडेंटिफिकेशन और नेम्स ऑफ द स्पीसीज कॉन्टेन करता है जो एक स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है. ठीक है, तो आज से अगर आपसे एक स्पेसिफिक एरिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया या फिर सिर्फ एरिया ही लिखा है, तो किसी एक एरिया का पूछते हो तो उसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी मैनुअल. ठीक है, मोनोग्राफ तो एक डिटेल अकाउंट होता है एक पर्टिकुलर टैक्सॉन का. ठीक है, और कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग लिस्ट ऑफ स्पीसीज होता है. एंड हर्बेरियम ये तो सबको ही पता है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन. ठीक है, तो अगर तुम सिर्फ इसको लिंक करो, ठीक है, इसको लिंक करो, एरिया और मैनुअल को लिंक करो. अगर एक किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को पूछते हैं तो उसमें आप आंख बंद करके मैनुअल लगा दो. ठीक है, moving to the next question, a group of individual which can interbreed freely is called. मतलब ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द ऑप्शंस आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज और ऑर्डर. हाँ, कौन से हैं, फटाफट से अपना आंसर टिक करो बेटा, देन आई विल टेल यू. ओके, आई होप आप सबने अपना आंसर टिक कर लिया होगा. सो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इज कॉल्ड स्पीसीज. ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल कंडीशन में और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, वो कौन से होते हैं, वो आपकी स्पीसीज होते हैं. ठीक है, क्योंकि स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज बेसिक होते हैं ना, सबसे नॉर्मल से, और उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, तो दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली. ठीक है, अंडर नेचुरल कंडीशन एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द साइंटिफिक नेम द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट. ओके, जो भी हम साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट वर्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है. हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो आपका फर्स्ट वर्ड किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो वो क्या होता है, हाँ मैं बताती हूँ. द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस. ठीक है, फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज को. फर्स्ट वर्ड आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को. ठीक है, आई होप आप सबको याद रहेगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, और ये यूपी सीनेट के 2023 का PYQ है आपका. यूपी सीनेट के 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, दैट इज़ ICBN इन स्टैंड्स फॉर, तो ये तो सबको ही पता है, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. आई होप ये आंसर किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, कुछ ईजी सा आंसर, सॉरी ईजी सा क्वेश्चन है. ठीक है, ये तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और ये आपका एम्स BSc नर्सिंग का PYQ है. ठीक है, एम्स नर्सिंग का ये क्या है बेटे, ये एम्स नर्सिंग का PYQ है. तो इसमें है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हिरार्की, जो भी हमारे पास टैक्सोनॉमिक हिरार्की है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा. तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस रीड कर लेना. ठीक है, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर A. क्योंकि जो सबसे बेसिक होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, दैट इज़ स्पीसीज़. ठीक है, और स्पीसीज़ के बाद आपका आता है जीनस, फिर फैमिली, देन ऑर्डर, और उसके बाद फिर आता है आपका क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम. ठीक है, तो ये सबसे लोअर लेवल है स्पीसीज़ और सबसे हायर लेवल है किंगडम. ठीक है, तो ये आपका होता है क्या, दैट इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर टैक्सोनॉमिक हिरार्की. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ठीक है, ओके. द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय. तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये भी आपका यूपी सीनेट का PYQ है बेटा, यूपी सीनेट.
सॉरी, यूपी सीनेट का पीवाईक्यू है ये, ठीक है, कि जो भी हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको किसने दिया था, तो उसको कार्लस लीनस ने दिया था, ठीक है, लीनियस ने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था आपका जो भी सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो, ठीक है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, हम एक कर लेते फिर से, आपका रिवीजन हो जाएगा। दैट इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर स्टैंड फॉर, सॉरी मैंने तो आंसर ही बोल दिया, ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, और ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, सो डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ फॉर्म इज नोन एज, हाँ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, तो हमारे अर्थ पे, जैसे हमें पता है हमारे अर्थ पे विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की लाइफ है, तो जो भी डिफरेंट लाइफ्स हैं हमारे अर्थ पे, जो भी डाइवर्सिटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइफ से आप क्या समझते हो, बायोलॉजी, ठीक है, और डाइवर्सिटी, तो ये क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जीव विविधता, दैट इज जो भी विभिन्न प्रकार के वेराइटी ऑफ द लाइफ्स हैं जो हमारे अर्थ पे फॉर्म होते हैं, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, हाँ, ये बहुत ही टर्म है, ये आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में होगा, और ये आप याद रखना, दैट इज हावड़ा, ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट हावड़ा, ठीक है। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको एक सिटी का नाम ही याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये दैट सफिक्स एशिया इंडिकेट्स, ठीक है, जो भी आपका सफिक्स है ACEAE, एशिया, ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये जो एशिया है ये फैमिली को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये सफिक्स एशिया इंडिकेट्स फैमिली, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कीप इट इन योर माइंड, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द ऑर्डर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका PYQ है, ये यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में आया था, जिस साल मैंने ये नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था यूपी सीनेट का, उस साल ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कौन से ऑर्डर में बिलोंग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इज प्राइमेटा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, आप ह्यूमन देख के होमिनिडिया मत लगा देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उस साल यही गलती हुई थी, मतलब उनने ह्यूमन देखा तो उनने होमिनिडिया लगा दिया, जो कि बहुत ही गलत है, इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा प्राइमेटा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द ऑर्डर कॉल्ड प्राइमेटा। Two phylum can be conclusively said to belong the same species if they, मतलब दो हमारे पास, सॉरी, प्लांट्स, फाइलम नहीं प्लांट्स, आई एम सो सॉरी, टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belong to the same species if they have, तो दो प्लांट्स हैं, ठीक है, आप उसको कब बोलोगे कि वो सेम स्पीसीज से हैं, ठीक है। So the correct answer is the options are look similar, ऑप्शन नंबर ए इज इफ दे लुक सिमिलर, मतलब अगर वो सिमिलर दिखेंगे, समान दिखेंगे, कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, या फिर वो जब रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को, या फिर हैव सेम नंबर ऑफ लीव्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी इज ग्रो इन अ सेम एरिया, या फिर वो एक ही जगह पे उग रहे हैं तब आप उनको सिमिलर बोलोगे, तो द करेक्ट answer for the question is option number B, that can produce and reproduce and produce fertile offsprings, ठीक है। Two organism belong to the same species if they have if they can reproduce and produce fertile offsprings, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। हाँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप इज, ओके, जो भी हम डाइवर्सिटी, मतलब जो भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे, उसके बारे में और उसके रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोनिम, इसमें से क्या होमोनिम है? ठीक है, होमोनिम का मतलब क्या होता है? होमोनिम का मतलब क्या होता है? होमोनिम इज होमोनिम अकर्स, ठीक है, होमोनिम अकर्स व्हेन द सेम साइंटिफिक नेम इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, होमोनिम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, पर उनके लिए हम सेम साइंटिफिक नेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज हैं पर उसके लिए हम सेम साइंटिफिक नेम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ होमोनिम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज हैं पर हम उसका जो नेम है वो सेम यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम सेम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको होमोनिम बोलेंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज वन नेम फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब हमारे पास दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन हम उनके लिए एक ही नाम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम होमोनिम बोलेंगे। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, सेल्फ कॉन्शियस किसका प्रॉपर्टी है? ऑर्गेनिजम्स का, सारे ऑर्गेनिजम्स का, सिर्फ ह्यूमंस का, एनिमल का, या प्लांट्स का? तो इसका बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका में होगा सिर्फ ह्यूमंस का। ठीक है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस कौन रहता है? वो ह्यूमंस ही रहते हैं, एनिमल्स नहीं रहते सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, एनिमल्स नहीं रहते, और प्लांट्स तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में। तो सेल्फ कॉन्शियस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ओनली। अ कपलेट इज अ की कंसिस्ट ऑफ, कपलेट क्या होता है? ठीक है, कपलेट क्या होता है? कपलेट, द ऑप्शंस आर टू सिमिलर कैरेक्टर्स, टू कॉन्स्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स, मैनी कैरेक्टर्स और वन कैरेक्टर। कपलेट क्या होता है? कपलेट, कपलेट से आप क्या समझ रहे हो? कपल, ठीक है, जिसमें दो तो होगा, तो वन तो बिल्कुल नहीं होगा और मैनी भी नहीं होगा, तो आपने दो ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट कर दिया, टू डू वाले बच रहे हैं। ठीक है, तो टू सिमिलर कैरेक्टर होगा या टू कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होगा? हाँ, ऑब्वियसली टू कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ट्रू रीजेनरेशन? ये तो बहुत ही ईजी है, प्लानेरिया। ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा ट्रू रीजेनरेशन कौन शो करता है। तो ट्रू रीजेनरेशन शो करता है हमारा प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया हैज़ अ पावर, ठीक है, कि उसका जो ईच बॉडी फ्रेगमेंट है इट कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लानेरिया का हर एक बॉडी पार्ट क्या करता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। कैट बिलोंग टू द जीनस, ओके, कैट किस कौन से जीनस से बिलोंग करती हैं? तो फैलिस। ठीक है, और ये किस से बिलोंग करता है? कैनिस इज अ डॉग। ठीक है, डॉग बिलोंग टू द जीनस कॉल्ड कैनिस एंड कैट्स बिलोंग टू द जीनस कॉल्ड फैलिस। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इट इंक्लूड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म एंड इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल लाइफ ऑफ अ पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर? ओ, ओके, तो आप बताओ मेरे को, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम फॉर टाइगर? ओके, सो बेटा इसमें हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द टाइगर, तो क्या होगा इसका? पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पैराडस, फैलिस कैटस? तो बिल्कुल भी नहीं, पैंथरा टाइग्रिस, उसके नाम से ही पता चल रहा है। पैंथरा लियो इज फॉर लॉयन। ठीक है, साइंटिफिक नेम ये किसका है? लॉयन का। एंड पैंथरा टाइग्रिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरा वॉज रिटन बाई, अभी मैंने बताया ये पहले एक भी क्वेश्चन में भी आया था, है ना, तो ये कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज कार्लस लीनियस। ठीक है, कार्लस लीनियस।
म्यूजियम स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन, तो इसमें तो कुछ भी सोचना ही नहीं है, वाटर में करेंगे नहीं, ऑयल में करेंगे नहीं, ओपन एयर में करेंगे नहीं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। जो भी हमारे पास स्पेसिमेंस होते हैं, ठीक है, उसको हम म्यूजियम में प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में, ठीक है, ताकि हम उसका डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करें और उनको मेंटेन करके रख सकें, ताकि बच्चे उन्हें यूज़ करें स्टडीज़ के लिए, ठीक है। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ड इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर इज कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क। आपका जू, जिसको हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, कॉमन भाषा में हम बोलते हैं जू, चिड़ियाघर, ठीक है। द ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड्स, ओके, तो प्राइमेटा अभी मैंने देखा, प्राइमेटा हम किसके लिए यूज़ करते थे, प्राइमेटा हम ह्यूमन के लिए यूज़ किया था हमने, ठीक है, ह्यूमन के लिए। और ह्यूमन में क्या आएगा, डॉग और कैट तो आएगा नहीं, लॉयन टाइगर भी नहीं आएगा, रैट और रैबिट भी नहीं आएगा। तो ह्यूमंस के लिए क्या आएगा, दैट इज़ मंकी, गोरिल्ला और गिबॉन, क्योंकि ये जो भी मंकी गोरिल्ला है ये हमारे पूर्वज ही तो हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मंकी गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सोलेनम पेट्यूनिया धतूरा बिलोंग टू द फैमिली सोलनेशिया, सोलनेशिया। अभी मैंने आपको एशिया वाला बताया था ना, सफिक्स एशिया, वो फैमिली में आता था। अभी आप देख लो, ये फैमिली है और ये सोलनेशिया है, ठीक है। तो ये भी जो है SPT, आप इसको ऐसे याद रख लेना, SPD, ये किस में बिलोंग करते हैं, एस में। एस क्या है, सोलनेशिया, ठीक है। टैक्सोन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये तो पहले पेज में ही होगा आपके लिविंग वर्ड के, तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम, तो बायोलॉजिकल जो नेम्स होते हैं वो जनरली किससे डिराइव्ड होते हैं, ग्रीक से, लैटिन से, हिंदी से, संस्कृत से। तो हिंदी और संस्कृत तो एलिमिनेट हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न होगा ग्रीक और लैटिन में, तो बेटा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ लैटिन, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी हमारा पूरा का पूरा वो है, ठीक है, ऑर्डर है, उसमें जो सबसे सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो स्पीसीज होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर उसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और जो भी सबसे डिफरेंस होता है, मतलब जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होता है वो किंगडम होता है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होगा, किंगडम में, ठीक है। बिकॉज एज वी मूव अपवर्ड द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो किंगडम कहाँ पे होता है, अपवर्ड में होता है, तो उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच क्लास। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्लाइड में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आई होप कि आपने साथ साथ से वीडियो पॉज करके के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको 32 में से कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, आपने 32 में से कितने क्वेश्चन सही जवाब दिए हैं। तो हमारा द लिविंग वर्ड जो चैप्टर नंबर 1 है वो फिनिश हो गया, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के PYQ कराऊंगी, और इस तरह से हम जो भी क्लास 11th प्लस में 12th की बायो की NCERT है वो हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मस्ट श्योर कि आप उसको सॉल्व करो। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बच्चे, सिर्फ 32 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, 32 क्वेश्चन जो कि हम हाफ एन आवर में आराम से कर सकते हैं, ठीक है, और इससे आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। So thank you so much class for you watching, and if you have any doubt you can ask me in comment section, ठीक है। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, और नेक्स्ट ईयर तुम्हें हमारा जूनियर बन के आना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।